Hello students, good morning. My name is Satyaveer Singh and you know very well what we are going to study of chemistry. Okay, the topics of today is zeolite. Okay, what is the zeolite? So zeolite उत्प्रेरण, as you know very well, उत्प्रेरण व्हाट इज द उत्प्रेरण। जैसे कोई उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया की क्रियाशील तो घटाता बढ़ाता है तो उसे कहते हैं उत्प्रेरक, लेकिन ये पूरा क्रिया जो हुई इसे कहते हैं उत्प्रेरण। तो वैसे ये कोई जियोलाइट एक उत्प्रेरक है और ये पूरा जो प्रोसेस है अभिक्रिया हो रही है वो क्या कहलाएगा, उत्प्रेरण कहलाएगा। राइट, तो इसमें पता लग गया। तो क्या देखो, ऐसी रासायनिक क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो जियोलाइट उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, किसी उत्प्रेरक के द्वारा होती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन अभिक्रिया को उत्प्रेरण कहा जाता है, रासायनिक उत्प्रेरण कहा जाता है। और वे अभिक्रियाएं जो धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में पूरी होती हैं उन्हें धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। तो वैसे ही क्या करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया जियोलाइट उत्प्रेरक की उपस्थिति में, बेसिकली जियोलाइट क्या एक उत्प्रेरक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो जियोलाइट उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक है, चाहे वो घट रही है बढ़ रही है आई डोंट नो, तो जियोलाइट की उपस्थिति में पूरी होती है। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, आपको तो पता ही है, जियोलाइट उत्प्रेरण कहलाता है। और इसके मैंने यूजेस लिखे हैं कि इसका यूजेस जो है जियोलाइट का क्या काम होता है, जियोलाइट का ये उत्प्रेरण तो है, सॉरी उत्प्रेरक तो है, लेकिन काम क्या होता है इसका पता तो लग गया हमें, वो तो पहले से पता हमें कि वे अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, कंप्लीट होती हैं, पूरी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं उत्प्रेरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसे ही सिमिलरली हमने जियोलाइट उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है तो जियोलाइट उत्प्रेरण कहलाती है। इसका यूज मैंने पहले लिख दिया बच्चों यहाँ पे। तो जो हैवी वाटर होता है ना, हैवी वाटर कौन सा वाटर होता है, हैवी कठोर जल, फॉर्मूला क्या होता है उसका, D2O, पता है मैंने तुम्हें, ठीक है, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो जो हैवी वाटर है उसको सॉफ्ट वाटर में चेंज करते हैं, ठीक है, हैवी वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करते हैं। और दूसरा एक तो इसका यूज हो गया ये वाला ही, दूसरा क्या हो गया, जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल जहाँ पे क्या होता है, कौन सा क्रियात्मक ग्रुप पाया जाता है, OH, ये क्रियात्मक ग्रुप पाया जाता है OH, एल्कोहलिक ग्रुप आ जाता है, तो एल्कोहलिक OH। तो जो एल्कोहल होता है उससे क्या बनाते हैं, गैसोलीन। गैसोलीन के बारे में बताऊंगा आपको मैं। देखो गैसोलीन कुछ नहीं, बेसिकली गैसोलीन एक प्रोडक्ट है, इसका 20% पेट्रोल और 80% एल्कोहल। जो तुम्हारा एल्कोहल होता है ना पीने वाला, ठीक है, उस एल्कोहल का 80% भाग 80% और जो पेट्रोल है वो 20%, इन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा, गैसोलीन बन जाएगा। और जो गैसोलीन है इसके द्वारा हम अपनी मोटर कार या मोटर बाइक वट एवर यू हैव यू कैन ऑपरेट देम, ओके, यू कैन ऑपरेट देम, राइट, पता लग गया आपको। तो ध्यान रखना इस बात का, एल्कोहल क्या, वो एल्कोहल से क्या बनना, गैसोलीन कैसे बनता है कि 20% एल्कोहल, नो 20% पेट्रोल और 80% एल्कोहल जो हम पीते हैं, तो इनको मिला देते हैं तो जो एक मिक्सचर बनता है उसे कहते हैं गैसोलीन, और इसे सुपर अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है, सुपर अल्कोहल। तो इस वाले अल्कोहल के द्वारा हम बाइक चला सकते हैं, गाड़ी चल जाएगी, ठीक है, बिकॉज पेट्रोल इज द फॉर्म ऑफ गैस एंड दिस मतलब ये अल्कोहल आल्सो इज द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, ओके, समथिंग सेम, अंडरस्टैंड। सो गैसोलीन इज द लिक्विड by which we can operate, ride, drive the any motor car, okay। हाइड्रोकार्बन के समाविकरण, पहला उपयोग हो गया क्या इसका, हैवी वाटर को सॉफ्ट वाटर में, दूसरा क्या हो गया, एल्कोहल से गैसोलीन बनाने में, और क्या हाइड्रोकार्बन के समव्ययी तो आप जानते ही हैं, बे यौगिक जिनकी संरचना एक से अधिक होती है, संरचना सूत्र एक से अधिक होते हैं लेकिन उनका अणु सूत्र सेम होता है, क्या कहते हैं उन्हें, समव्ययी कहते हैं। तो हाइड्रोजन समव्ययी बना लेते हैं जियोलाइट के द्वारा, ठीक है। तो जियोलाइट उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये काम हो जाता है कि हैवी को सॉफ्ट वाटर में कर देते हैं और जो एल्कोहल गैसोलीन बना लेते हैं, और हाइड्रोकार्बन के समव्ययी।
अब इसके सर्वप्रथम चलो नीचे आ जाते पहले। तो जियोलाइट उत्प्रेरक की आकृति एक मधुमक्खी छत्ते की तरह होती है। मधुमक्खी जानते हो आप क्या होती है? मधुमक्खी छत्ते की तरह। ये स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा आपको मैं कैसे बनेगा, ठीक है। पहले इसको समझा देता हूँ। तो आकृति मधुमक्खी छत्ते की तरह होती है। ये आपको दिख भी रहा होगा कि मधुमक्खी छत्ते की तरह है। ये छत्ता बना के दिखा दूंगा। छत्ते की तरह होती है जिसमें होल क्या होते हैं? छिद्र। जैसे ये होल हो गया छिद्र, होल। ये इनको हम क्वार्टर भी कहते हैं, क्वार्टर। अगर बिंदा पूरा डॉट कर दिया इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन। डॉट को इलेक्ट्रॉन, और जो ये होल है जीरो जैसा, इसे कहते हैं क्वार्टर, होल क्वार्टर। ध्यान रखना इस बात का। तो क्वार्टर सोडियम, जो तुम्हारे ये मधुमक्खी छत्ते के अंदर जो छोटे छोटे भी होते हैं होल होते हैं ना, तो ये काहे के बने होते पता है तुम्हें? सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्मूला क्या होता है इसका? Na2Al2Si2O8। ये फॉर्मूला होता है इसका, याद कर लेना, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनेट। क्वेश्चन आ जाता है कि जो जियोलाइट है उसकी संरचना मधुमक्खी छत्ते की तरह होती है। बताओ वो जो होल होते हैं, क्वार्टर होते हैं, वो किस चीज़ के बने होते हैं? तो बच्चों वो बने होते हैं सोडियम एल्यूमिनेट के बने होते हैं। और इसे जल योजित जियोलाइट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जल की मात्रा होती है जल योजित। जल का मतलब जल योजित, मतलब जिसमें जल योग करने की क्षमता है। जैसे कि हम क्या जल योजित है, तभी तो पसीना आ रहा है, ठीक है। जल योजित इस टाइम क्या हो रहा? जब पानी पीते हैं तो हाइड्रेशन होता है, और जब पानी निकल रहा है ये, तो इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज द अपोजिट प्रोसेस of the hydration. When you drink water, that is called hydration. And when your water is export, okay, outside going, that is called dehydration. Okay, so dehydration is not so good and not so bad. Okay, जियोलाइट, इसकी स्ट्रक्चर। अब जियोलाइट जो होता है, इसका जो ये होल होते हैं, क्वार्टर होते हैं, उनका जो आकार होता है वो क्या होता है? 260 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। सो 260 नैनोमीटर टू 740 नैनोमीटर तक के रेंज में होता है। क्लियर? पता लग गया आपको इस बात का? ठीक है। अब जो सबसे पहले जो जियोलाइट की खोज हुई थी, सबसे पहले वो क्या? ZSM। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता दूंगा, ZSM5। ये जैसे कि कोरोना, तो कोरोना की फॉर्म हुई है कोरोना। और इसका मतलब क्या होता है? कोरोना का मतलब क्या? कोविड, कोरोना वायरस है ये। और ये 19 का मतलब क्या हो गया? 2019 में, इसलिए इसका नाम कोरोना रखा गया, ठीक है। मतलब कोरोना 19। इसकी पूरी फॉर्म पता है मुझे, लेकिन थोड़ा भूल रहा हूँ मैं, लेकिन ध्यान रखो कोरोना और ये 19। तो ये इसका वो है सन है, ठीक है। ये इसकी ईयर है, ठीक है। इसके डेट ऑफ बर्थ है ये समझ लो। अब यहाँ पे क्या? डेट ऑफ बर्थ। सर्वप्रथम ZSM की खोज हुई थी, जियोलाइट की खोज हुई थी, ठीक है। और ये होल होते हैं, इनका होल का साइज इतना बता दें। अब इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं आपको कि इसकी स्ट्रक्चर फिलहाल बनती कैसे है, ठीक है। देखो, इसकी स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, आप बना लोगे इसकी स्ट्रक्चर। आपको डेफिनेशन समझ में आ गई? तो जियोलाइट क्या एक तरह का उत्प्रेरक है, और जियोलाइट उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? जियोलाइट उत्प्रेरण। क्लियर? अब देखो इसकी स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। देखो इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये सजावट करनी है बस ऐसे, ठीक है। ऐसा बनानी है, आप मुझसे अच्छी स्ट्रक्चर बना दोगे इसकी, ओके। तो आप समझ लीजिए इस बात को कैसे बननी है। आज लाइफ में पहली बार बना रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। ओ माय गॉड, थोड़ा गलत हो गया, ये थोड़ा फंडा गलत हो गया। ओके, नाउ you can make like this and come on like this. Okay, so now it's very complicated but it's very simple. How did I made it? You understood very well. Okay, so this is all about zeolite. Okay, so zeolite topic is finished
Okay, you can learn about zeolite, and for more information you can read the notes which I have provided you. So which you are provided, right? So you have to study yourself now. Okay students, now we are going to study about एंजाइम उत्प्रेरण. तो जैसे हमने जियोलाइट उत्प्रेरण के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हम क्या पढ़ रहे हैं, एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो एंजाइम उत्प्रेरण तो ये उसके जैसा है जियोलाइट उत्प्रेरण. जैसे उसकी डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, चलो मैं शुरू से एक बार और बता देता हूँ. जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को किसी उत्प्रेरक के द्वारा संपन्न किया जाता है, पूरा किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण अभिक्रिया कहते हैं. जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को जियोलाइट उत्प्रेरक की सहायता से संपन्न किया जाता है, पूरा किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है, तो उसे कहते हैं हम जियोलाइट उत्प्रेरण. वैसे ही सिमिलरली क्या करेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को एंजाइम उत्प्रेरक की सहायता से पूरा किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है, तो उसे कहते हैं हम एंजाइम उत्प्रेरण अभिक्रिया कहते हैं. ये पूरा प्रोसेस पता लग गया आपको. तो ये एक तरह का उत्प्रेरक है. अब मैं आपको बता दूं एंजाइम के बारे में क्या है. एंजाइम जो होते हैं हमारी बॉडी से रिलेटेड होते हैं और ये जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं. ठीक है, जीवों और जंतुओं की जीवित कोशिकाओं में जो सेल होते हैं उनमें पाए जाते हैं. ठीक है, कोशिकाओं में, तो जीव जंतुओं की जीवित कोशिकाओं में एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे उनकी जो शरीर की क्रियाएं हैं, जैसे एक उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की शीलता को बढ़ाता है या घटाता है, द रेट ऑफ रिएक्शन लेस एंड डिक्रीज. सिमिलरली एंजाइम उत्प्रेरक हमारी बॉडी से रिलेटेड होते हैं. मोस्टली बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, तो हमारी बॉडी से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं. हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, मोस्टली दे आर कंप्लीटिंग ऑन द बेसिस ऑफ द एंजाइम्स. तो हमारी बॉडी में एंजाइम्स है, और अगर हमारी बॉडी में एंजाइम ना हो तो हम मैंने कई बार बताता हूँ मैं कि हमारी बॉडी में अगर एंजाइम ना हो तो हम एक बार जो खाना खाते हैं वो 50 साल तक नहीं डाइजेस्ट होगा और हमारे पेट में नहीं बचेगा. ठीक है, अब देखो, तुम सोचो कि 50 साल एक बार का खाना खाया हुआ, क्या बकवास कर रहे हैं? नहीं, दिस इज़ द रियलिटी. ओके, बिकॉज जब तुम खाना खाते हो तो आपका जो बाइल जूस निकलता है, और बाइल जूस के साथ साथ कुछ एंजाइम, तो आपका जो खाना है वो टूट जाता है. फिर वो क्या जाता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं. ओके, आई थिंक यू मस्ट नो, बिकॉज आई नो वेरी वेल व्हाट इज द बायोलॉजी, द रिएक्शन, although I didn't study, but I know very well. Okay, now about this digestion power and how to process. So enzymes क्या होता है, हमारी बॉडी से रिलेटेड होते हैं. जैसे एक उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की शीलता को घटाता बढ़ाता है, वैसे ही एंजाइम उत्प्रेरक एक बॉडी या किसी भी चीज को जो जीवित कोशिकाएं हैं उनमें काम करता है. ठीक है, तो जैसे क्या करता है, उनकी जो रिएक्शन है उनको बढ़ाता है या घटाता है. समझ लीजिए, घटाता तो खैर नहीं होगा मेरे हिसाब से. जो एंजाइम उत्प्रेरक है ये धनात्मक उत्प्रेरण हो सकता है. ठीक है, ओके, लेट इट गो. तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं. सॉरी, मैंने बता दिया कि ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, केवल बढ़ाते हैं. ठीक है, कोई भी रिएक्शन, चाहे वो जैविक क्रिया हो, बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं. सभी एंजाइम क्या होते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. सभी जो एंजाइम होते हैं वो नाइट्रोजन के बने होते हैं. नाइट्रोजन मतलब N2. ठीक है, नाइट्रोजन और प्रोटीन के बने होते हैं. तो एंजाइम सामान्यतः नाइट्रोजन प्रोटीन के बने होते हैं, और ये क्या होते हैं, हाँ, मतलब कि ये ऑर्गेनिक होते हैं. क्या होते हैं, मतलब कि ऑर्गेनिक होते हैं. ऑर्गेनिक मीन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अकार्बनिक नहीं होते, क्योंकि इनमें कार्बन पाया जाता है. और वे पदार्थ जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं. और हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं. और जो कार्बनिक यौगिक कहते हैं उनको हम कहते हैं इंग्लिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड. और जिसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उस केमिस्ट्री का नाम क्या है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. पता लग गया इस बात का. अब मैक्सिमम
ये मैंने ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नोट्स में आपके आप लिख के जब क्लास लिया करो तो पन्ने पलट लिया करो, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट करके अपना कि मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम बायोलॉजिकली रिएक्शंस कैन कंप्लीट बाय दिस, मतलब जो हमारी बायोलॉजिकल जैव संबंधित जितनी भी रसायन अभिक्रिया होती हैं, हमारे बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी केमिस्ट्री, एक तरह की केमिस्ट्री, जैसे हम सोचते हैं वैसे क्या होते हैं, वैसे जो जूस होते हैं, रस होते हैं हमारी बॉडी के, वो वैसे निकालता है। जैसे हम थिंकिंग रखते हैं, हमारी माइंड, हमारी जो बॉडी है वो उसी प्रकार के केमिकल निकालना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, इस बात का। तो तभी तो हम कहते हैं बी पॉजिटिव। तो जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम जो सोच रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारा माइंड इंस्ट्रक्शन देगा, और इंस्ट्रक्शन देगा तो हमारी बॉडी उसी प्रकार के एनर्जी केमिकल्स प्रोड्यूस करेगी, और उनका जो इफेक्ट होगा वो आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग होगा। इफ़ यू आर थिंकिंग नेगेटिवली देन द इफेक्ट आल्सो विल very very negatively. If you are positive then something is positive, okay, because what we are thinking that is not gonna happen, and what we are not thinking that is happening, okay. So now come here, okay guys। तो मैंने आपको बताया एंजाइम एक प्रकार के उत्प्रेरक है जो हमारे शरीर से संबंधित, और ये कहाँ पाए जाते हैं, जीवित जंतुओं, सॉरी जीव जंतुओं पेड़ पौधों की जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि ये क्या है, मैं आपको बता दूं दो के नाम। ये C6H12O6 तो होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का सूत्र सेम होता है, ग्लूकोज का फ्रक्टोज का, ठीक है, लेकिन अंतर होता है इनमें। अंतर क्या होता है उसकी डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन फॉर्मूला आप ध्यान कर लो, ग्लूकोज का फ्रक्टोज का सेम होता है। बेसिकली ग्लूकोज फ्रक्टोज किससे बनते हैं, सुक्रोज से। सुक्रोज क्या होती है, शुगर, ऐसे याद कर लो, सुक्रोज क्या होती है, शुगर, चीनी। तो फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूं, जो तुम्हारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज है वो जाइमेस, ये क्या तुम्हारे सब है, एंजाइम्स है बच्चों, क्या है ये सब, ये एंजाइम्स। ये जो तीर के निशान के ऊपर लिख रहे हैं क्या सब, एंजाइम। कौन सा एंजाइम, हाँ एंजाइम उत्प्रेरक, आपको तो पता ही है उत्प्रेरक है, लेकिन ये कैसे उत्प्रेरक है, ये एंजाइम उत्प्रेरक है, तभी तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती है। तो ये सही रिएक्शन क्या है, एंजाइम उत्प्रेरण। क्यों, क्योंकि सभी अभिक्रिया किसके द्वारा हो रही है, मतलब एंजाइम उत्प्रेरक के द्वारा हो रही है, इसीलिए हमने क्या कह रहे हैं इसे, एंजाइम उत्प्रेरण बोल रहे हैं, क्लियर, आपको पता लग गया। तो देखो ग्लूकोज है, जाइमेस एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बना रही है, CO2 गैस निकल रही है, और ये क्या बन रहा है, एल्कोहल C2H5OH, वाइन, दारू। और उसके बाद में क्या, तो ऐसे बनती है ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज से जाइमेस, ये एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ये निकल जाता है, और ये क्या, ये सुक्रोज, और सुक्रोज जो होती है इसे कहते हैं शर्करा, और शर्करा को हम कहते हैं अपनी भाषा में ज़्यादा शुगर, और इसे कुछ कहते हैं चीनी, ठीक है। सुक्रोज, शर्करा, चीनी, बात एक ही है, ध्यान रखना। और जो चीनी होती है शुगर से बनते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, आपको डिटेल में मिलेगा। तो जो शुगर होती है वो इनवर्टेज एंजाइम उत्प्रेरक की अभिक्रिया करके क्या होता है, दो हिस्सों में टूट जाती है, सेम फॉर्मूले। तो पहले बनता ग्लूकोज, जो तुम्हारी शुगर होती है, शुगर को, चीनी को इनवर्टेज उत्प्रेरक की सहायता से, इनवर्टेज एंजाइम उत्प्रेरक की सहायता से जब इसे पूरा करते हैं, संपन्न करते हैं, तो पहले क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और बाद में फ्रक्टोज बनता है। दोनों फॉर्मूला सेम है, बट अंतर कुछ होता है, ठीक है, इनमें डिफरेंट होता है। अब यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2, याद कर लो इसे, NH2CONH2 वाटर से रिएक्शन कराते हैं। जब आप खेत में जाते हो, यूरिया काम क्या होता है, उससे जो जमीन है उसमें जो क्रॉप है, मतलब पेड़ पौधे हैं, फसलें हैं, तो उनको भोजन प्राप्त कराना उनका, उसका काम आती है, ठीक है। तो अमोनिया गैस और CO2 गैस बन जाती है। जैसे कि अगर तुम एक काम करोगे, जो तुम्हारा टॉयलेट है, बाथरूम है, जो भी व्हाटएवर, और या कहीं अगर तुम सार्वजनिक जगह पर जाओगे तो वहाँ पे बहुत स्मेल आती है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप एक काम करोगे, जो स्मेल आ रही है, मतलब कौन सी गैस निकल रही है, NH3 अमोनिया गैस निकल रही है। और अगर ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है उसका, तो हम बढ़ भी जाते हैं उससे, ठीक है। अगर तुम वहाँ जाके अगर क्या करते हो,
CO2 गैस को निकाल देते हो, अगर तुम लेके जाओगे तो समझ लो वहाँ पे जो है धुआं निकलेगा, रिएक्शन होगी। चलो छोड़ो उस बात को। अब इसके बाद में क्या, मिल्क लैक्टोबैसिलस, जैसे दूध होता है, दूध से दही कैसे बनती है, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। तो वो कैसे कन्वर्ट होती है, कौन सा एंजाइम कार्य करता है, तो जो दही में पाए जाने वाले होते हैं, दूध से दही बनाने वाले एंजाइम्स जो होते हैं वो होते हैं लैक्टोबैसिलस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, हाउ कैन बी मेक कर्ड from the milk? So by the help of lactobacillus enzymes catalyzed you can make milk to curd. अब प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन में बताइए तो आपको क्या होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है उसको ठीक करते हैं। और प्रोटीन क्या होते हैं, यह एक तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। और जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट so very important, but organic chemistry very important. Okay, as you know, you are understanding my topics. And now the number of organic compounds million trillion, but the number of inorganic compounds so limited. Okay, not so many. Okay, limited है. So the number of organic compounds is greater than number of inorganic compounds. समझ गए आगे आपको बात ये। प्रोटीन से क्या बनते हैं, ये मतलब कि अमीनो एसिड, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनते हैं किस एंजाइम की उपस्थिति में, पेप्सिन की। और जो स्टार्च होती है, स्टार्च होती है, जो गेहूं होता है ना, गेहूं जो होती है इनके द्वारा स्टार्च बनती है। स्टार्च क्या होती है, जैसे कि एक वो होता है ना स्टार्च, गोंद होती है, गोंद जिससे फोटो चिपकाते हैं, तो उसकी जैसी होती है। वैसे ये जैसे वो नहीं होता आटा, उसकी जैसी होती है स्टार्च। तो स्टार्च के द्वारा क्या बनाते हैं हम, ये टाइलिन, हमारी जो जिम में कौन सा वो होता है एंजाइम होता है, वो होता है टाइलिन। ये कौन सा होता है, टाइलिन होता है। टाइलिन हमारी जिम में जो होता है एंजाइम, जो खाना हम खाते हैं, स्टार्च प्लस टाइलिन क्या बन जाती है, शर्करा बन जाती है। ठीक है, तभी हमें खाना मीठा लगता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, रोटी खाते हैं, देखो स्टार्च क्या होती है, गेहूं से बनती है। तो गेहूं की हम खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो जब खाते हैं तो फिर क्या, हमें जब वो चबाते रहते हैं क्या बन जाती है, मीठी लगने लगती है। क्यों, क्योंकि स्टार्च मतलब गेहूं, क्योंकि गेहूं से स्टार्च बनती है। गेहूं मान लो, गेहूं या कुछ भी चीज़ मान लीजिए जो हम खाते हैं, और जो टाइलिन है, अगर हम उसे खाते रहेंगे, चबाते रहेंगे, तो हमारे मुंह से इतना केमिकल रिलीज होगा। कौन सा रिलीज होगा, टाइलिन। तो जब वो रिलीज होगा तो हमें मीठा लगेगा, और मीठा क्या, शर्करा बन जाएगी, शुगर बन जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपका बॉडी बहुत केमिस्ट्रिकल है, मतलब केमिस्ट्रियल है। इसमें जैसे कितनी अनेकों रिएक्शंस होती हैं जिनका कुछ रिएक्शन का पता भी नहीं है। ठीक है, हमारा शरीर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और आप समझ सकते हैं इस बात को जो बताना चाह रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, तो आपको ये बात पता लग गई होगी कि ये सब एंजाइम उत्प्रेरक है, और ये जितनी भी रिएक्शन हो रही है यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के एंजाइम उत्प्रेरक है। और जितनी भी रिएक्शन कंप्लीट हुई, इन पूरी प्रोसेस को क्या बोला हमने, एंजाइम उत्प्रेरण, एंजाइम कैटालिसिस बोल दिया। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आगे आपको बात समझ में, ठीक है, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कशन ओवर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स, मतलब इनकी क्रियाविधि बतानी है आपको। एंजाइम की, जो एंजाइम कैसे रिएक्शन करते हैं वो बतानी है आपको। मैंने बताया था क्रियाविधि क्या होती है, उसको थोड़ा ओपन करके बताना होता है, कोई रिएक्शन जो होती है। तो एंजाइम उत्प्रेरक हो रही है, लेकिन कैसे करते हैं ये, तो इसको ताला कुंजी विधि भी कहते हैं। ओके बच्चों, तो मैंने आपको एक वीडियो सेंड की थी, उसमें उन्होंने सर ने बताया था कि ताला कुंजी विधि कैसे होती है। तो उसमें एक ताला और एक कुंजी जैसे फिट हो जाती है, जैसे एक ताले में ये कुंजी हो गई, सॉरी ये ताला हो गया, ये कुंजी हो गई, जैसे फिट हो गई ऐसे, तो ऐसे फिट हो जाते हैं। कौन, एंजाइम E4, मतलब एंजाइम E4, एंजाइम S4 सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होते हैं,
पदार्थ, इसे हिंदी में कहते हैं पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है, एक तरह का ताला हो गया, और ये क्या हो गया, एंजाइम, एक कुंजी हो गई। तो ये कुंजी ताले में ऐसे फिट हो जाती है। तो वैसे जैसे एक ताले में कोई कुंजी फिट हो जाती है, सेम इसी प्रकार ही एंजाइम भी जो ताला होता है एक सब्सटेंस उसमें फिट हो जाता है, और एक क्या बनाता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। तो इसे क्या कहते हैं हमने, अधिशोषण, क्योंकि ये एंजाइम इसके साथ फिट हो गया, दोनों आपस में चिपक गए, और एक का किसी दूसरी सतह पर किसी एक पदार्थ का किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर आ जाना, बैठ जाना, अधिशोषित हो जाना, अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, अब ये ई से इंटरमीडिएट, अब इसको दोबारा लिया स्टेप नंबर 2 में। अब का विशोषण क्या है इसका, तो विशोषण का मतलब क्या हो गया, जो तुम्हारे एंजाइम इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये कॉम्प्लेक्स बोला मैंने इसे। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया, दोनों जुड़ गए। तो जब कोई दो चीज जुड़ जाती है तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है क्या, जटिल। जटिल का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ें हैं, अगर तुमने उनको आपस में मिला दिया तो वो जटिल हो जाएंगी, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, उन्हें छांटना। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी दाल ले लो आप, ठीक है, दाल ले लिया आपने, दाल ले ली, पल्स बहुत सारी ले लिया आपने, उड़द की, मसूर की, जो भी है, जितनी मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो उनको मिला दिया आपने, तो अब उनको निकालना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। अब अगर दूर दो ना, फिर तो बनाना है जल्दी से, खाना है बस आराम से। हाँ, ऐसे तो होता है ना। तो मैं बता रहा हूँ कि ये एक दाल ले रही आपस में मिली, क्या बन गई, कॉम्प्लेक्स। तो ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स एंजाइम बन गए। अब इसके बाद में क्या, ई फॉर क्या है, एंजाइम, एस फॉर क्या, सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है, पदार्थ। पदार्थ तो आप जानते हैं, जो भी कुछ पाया पदार्थ है, टाइप्स होते हैं, जो मैटर होता है वही पदार्थ होता है। ई एस विशोषण, तो यहाँ से ई एंजाइम बाहर निकल जाता है। एंजाइम है क्या, उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक का काम क्या होता है, केवल रिएक्शन को कंप्लीट कराना और जैसा है वैसे निकल जाना, अपरिवर्तित रहता है ना, पता ना आपको। और ये बन जाता है प्रोडक्ट, मेन चीज। तो ये होता है, इसकी क्रियाविधि ऐसे होगी। और आप इसकी जो बड़ी सी रिएक्शन बनेगी, वो ताला बना के, लोग बना के, वो ऐसे बनती ना, आप उसे चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ना पता लगे तो मुझे बता देना। ठीक है, बस इसकी जगह चित्र बनेंगे उनके, ठीक है ना, और बस हो जाएगा। ओके बच्चों, अब एक काम करते हैं, नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अदर थिंग्स लाइक कोलाइड। क्या होता है कोलाइड, तो इसके बारे में बस आपने पढ़ लिया, मैं आपको ज़्यादा बताना नहीं चाहता इसमें। ओके, सो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बस। ठीक है बच्चा, तो इंट्रोडक्शन क्या, देखो इसका। ओके गाइस, वी शुड नॉट स्टडी नाउ एंड आई विल टीच यू टुमारो। इट्स ओवर फॉर टुडे एंड यू कैन स्टडी। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, if you have any question, then you can ask him, then you can reply me. I will definitely try to give you answer, and I give you answer. Okay, so stay tuned with me and do study and do hard work, because I'm also doing very hard work for you guys, and you are coming very less students. That is not good, not so good. Okay, because if I am making videos and if you are not studying, so what is the benefit? What is the purpose of my teaching here? If the students are not coming, so what is the purpose of my teaching? So your purpose also to be study, and my purpose also for you teaching. Okay, so just come and do study. Okay, so that these classes should be continue. Okay, so I hope you understood. Okay, and after that you can see any types of video on the YouTube, and you can clear your topic, but firstly clear your base. Okay, so I hope you are relating my thought, what I wanted to tell you. Thank you guys, have a good day ahead.